तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में आगे बात करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, कैसे जो है एक्स का वैल्यू हो या वाई का वैल्यू हो या फिर जेड का वैल्यू, उसको किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। जो है इसको हम लोग को सीख ही लेना है ताकि आगे जो है फिर दिक्कत ना हो। अब बताती है कि भाई इस चीज को पढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी क्या, यानी कि पहले से कुछ पता होनी चाहिए। तो जरूरी है भाई, मैथमेटिक्स में पता ही है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक सीक्वेंस में चलता है। अगर पीछे की बात आपको नहीं पता रहेगी तो फिर आगे बात समझ नहीं आएगी सही से। इसको यानी ये वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे जरूरी दो चीज है। एक है आपका कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आनी चाहिए, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक है आपका इनवर्स, जो है इनवर्स मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये दो चीज अगर आपको पता है तो इसको बढ़िया से सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये दो चीज नहीं पता है तो उसके लिए भी जो है थोड़ा सा आपको कष्ट करना है और आपको जो है थोड़ा पीछे जाना है और लेक्चर नंबर 7 देखना है। लेक्चर नंबर 7 में जो है हम बात किए थे कि किस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो वहां से आप जो है इनवर्स निकालना सीखिए, फिर इसको देखिए, बहुत मजा आने वाला है। और फिर उसी सीक्वेंस में जो है कहीं ना कहीं आपको जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मिलेगा कि किस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि पहले उसको सीख ले और उसके बाद जो है इसको देखे, ताकि पूरी बात जो है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और पहले समझते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे, पहले थोड़ा पीछे चलेंगे कि आखिर जो है 10th क्लास से ये किस तरीके से जुड़ रहा है ना। इंग्लिश में कोई जो है कुछ नाम आ जाता है जो 10th से जुड़ते रहता है, बट वहां हिंदी में पढ़े रहते हैं, इसलिए बात थोड़ी कम समझ आती है। तो पहले देखते हैं कि इसका 10th से जो है किस तरीके से लिंक बनता है और उसको जो है यहाँ हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है, एक बैकग्राउंड बनाने के लिए, ताकि और अच्छे से जो है आपको बात समझ आए। तो आइए हम लोग देखते हैं। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, 10th क्लास में हिंदी में अगर नाम बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हम लोग सीखे होंगे कि कब जो है जो कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है तो कब जो है ये दो इक्वेशन संगत होगा और कब असंगत होगा। इस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर हम लोग 10th क्लास की बात करें तो मान के चलो अपने पास एक इक्वेशन है, मान लो कि अपने पास जो है एक इक्वेशन है जो कि दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस में c1 और इक्वल टू मान लो कितना दिया हुआ है 0। एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो a2x प्लस में b2y प्लस c2 और ये मान के चलो कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। एकदम आराम आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। मेन मकसद जो है सीखना है, ना कि जो है क्लास करना। मेन मकसद क्या है कि जो हम लोग जो है मतलब जो चीज सीखने के लिए आए हैं वो सीख करके ही जाना है। तो इसलिए एकदम आराम आराम से चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं। अब 10th क्लास में हम लोग क्या करते थे कि एक कॉन्सेप्ट लगाते थे कि अगर ये रेशियो, ये जो अनुपात है a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, ठीक है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट, इसमें तीन कॉन्सेप्ट आता था, ध्यान रखो, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। एक और लिखते हैं, अभी बताएंगे, सब में चेंज करना है, सब एक ही जैसा नहीं है। a1 बट्टा a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब हम लोग क्या करते थे कि अगर ये तीनों का तीनों बराबर नहीं है, ध्यान से सुनोगे बात को, ये 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर ये तीनों का तीनों बराबर नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो हम लोग बोलते थे कि ये क्या है भाई, तो ये संगत है। ये क्या है भाई, संगत है। और संगत को ही इंग्लिश में बोला जाता है कंसिस्टेंट। संगत को इंग्लिश में क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है। और जब ये तीनों का तीनों बराबर नहीं होता था तो हम लोग बोलते थे कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, इसलिए बोलते थे कि इसका अद्वितीय हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मान निकल सकता है। और जब एक ही मान निकलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है भाई,
द यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। पूरी बात समझोगे, एकदम मजा आएगा। इस तरीके से इसको लिंक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लो कि दो बराबर हो गया लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, अगर दो बराबर हो गया, पहला और दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो इस चीज को हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि ये असंगत होता है। कैसा होता है भाई? ये असंगत होता है, और असंगत को इंग्लिश में कहते हैं इनकंसिस्टेंट। असंगत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट वाले में हम लोग पढ़ते थे कि इसका कोई हल नहीं होता है। फिर हम लोग वहां लाइन वगैरह के बारे में पढ़ते थे कि रेखा कैसी होती है, तो भाई समांतर होती है इस केस में। इसमें देखे होगे कि रेखा कैसी होती है, तो भाई कट करती है, जिसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोल देते हैं, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन जो आता है। तो इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, और जो इनकंसिस्टेंट होता था, जो असंगत होता था, उसको हम लोग बोल देते थे कि ये क्या है भाई, तो इसका कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ इंग्लिश में इस चीज को क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता था कि अगर तीनों का तीनों बराबर है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर तीनों का तीनों बराबर है, तो इस केस में भी हम लोग इसको संगत बोलते थे, कि इस केस में भी ये क्या है भाई? संगत है। और संगत को अभी बोले कि कंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंट बोल देंगे। और जब ये तीनों का तीनों बराबर होगा तो संगत तो होगा, लेकिन इसका यूनिक सॉल्यूशन एक हल नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते थे कि इनफाइनाइट अनंत हल होगा। हिंदी में क्या बोलते थे इसको? अनंत हल होगा। और इसी अनंत हल को जो है इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब इतना समझो कि इसका जो आंसर आएगा, तो x का मान एक से ज्यादा हो सकता है, या y का मान जो निकलेगा वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि जहां कंसिस्टेंट की बात होगी तो उसको हम लोग संगत बोलेंगे, और अगर कंसिस्टेंट की बात होगी तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। और जहां असंगत की बात होगी तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जहां जो है ये तीनों बराबर है और कंसिस्टेंट है, तीनों बराबर वाले केस में, तो इस बार भी हम लोग बोलेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि इसका एक से ज्यादा जो है हल हो सकता है। क्लियर है यहां तक? चलो अब इसको लिंक करते हैं 12th क्लास से। 12th क्लास से ये कैसे लिंक करता है, सो ध्यान रखोगे। देखो, अब मान लो 12th क्लास में कैसे चेक करते हैं और मैट्रिक्स में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो ध्यान रखो। जैसे अगर कंसिस्टेंट है, जैसे एक केस हम लोग लेते हैं, 3 केसेस में बनता है, एक केस ले ले हम। अरे भाई, जैसे मान के चलो कि एक इक्वेशन दिया आपने को a1x प्लस में b1y प्लस में c1z, और मान के चलो ये बराबर में दिया हुआ है d1, ठीक है। एक मान के चलो दे दिया a2x प्लस में b2y, 2/2 का भी हो सकता है, ध्यान रखो, c2z और प्लस में इक्वल टू d2। नेक्स्ट मान के चलो दिया हुआ है a3x b3y c3z और इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन अपने को पता है। अब हम क्या किए कि इन तीनों इक्वेशन से एक मैट्रिक्स बनाए, और वो मैट्रिक्स कैसे बनाना है उस पर ध्यान दो कि मैट्रिक्स कैसे बनाना है। अपने को एक्स वाई जेड इन तीनों को छोड़ करके और बाकी अगर देखोगे तो a1 b1 c1 ये सब बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक मैट्रिक्स, और जिसको a मानेंगे, हमेशा a मानना है, ये ध्यान रखो। मानने के ऊपर जो है कुछ भी मान सकते हैं, बट एक आदत बना लेना है कि मानना क्या है हमेशा, मतलब जब एक्स वाई जेड को हटाने के बाद जो मानेंगे उसको क्या मानना है। और एक बार अगर जो है जो चीज मान लोगे तो हमेशा उसी को मानोगे, प्रैक्टिस रहेगा इससे। अब क्या होगा कि एक्स वाई जेड अगर हम हटा दे तो एक्स हटाने से a1 बनेगा, b1 बनेगा और यहाँ c1 बनेगा। उसके बाद देखोगे तो a2 बनेगा, b2 और c2 बनेगा। इसके बाद अगर देखोगे तो a3 बनेगा, b3 बनेगा और c3 बनेगा। ये एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड को लेंगे
और एक्स वाई जेड को किस तरीके से लिखना है, ध्यान दो। देखो ये जो राइट साइड वाला है जिसमें ना तो एक्स लगा हुआ है, ना वाई लगा हुआ है और ना ही जेड लगा हुआ है, तो इसको हम लोग हमेशा मानेंगे बी। इसको हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, बी। और इसको कॉलम में लिखेंगे D1, D2 और D3, मतलब जैसे उसमें दिया हुआ है। और एक को हम लोग मानेंगे एक्स, एक को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। और एक्स जो है हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स वाई और जेड आ जाएगा। एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ गए होगे। चलो आगे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड ये सबको हटा करके एक मैट्रिक्स मानेंगे जिसको हम लोग ए बोलेंगे। उसके बाद देखोगे कि जो बराबर के राइट साइड पे दिया हुआ उसको हम लोग बी बोल देंगे, और एक्स वाई जेड जो है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे। अब क्या करना है, तीन केस बनेगा, ध्यान से समझोगे बात को। अगर हम लोग केस वन की बात करें, तीन केस बनेगा। अगर हम लोग केस वन की बात करें तो बी और एक्स को छोड़ देना है, हम लोग ए की बात कर रहे हैं। कि अगर मान के चलो कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, कौन सा वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। और ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर ये जीरो के बराबर नहीं आता है, ए का हम क्या किए, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले और इसका मान जीरो के बराबर नहीं आया, जीरो के बराबर नहीं आने मतलब जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो सिस्टम दिया हुआ है वो कैसा है भाई, तो कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट के साथ साथ इसका देखो, कंसिस्टेंट में दो था, इस एक का था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और एक का था यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोल देंगे कि क्या है भाई, तो यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही मान निकाल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये फर्स्ट केस है। दूसरे पे आते हैं हम लोग, केस टू की अगर हम लोग बात करें, केस टू की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मान के चलो कि ए का हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, और ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद ये जीरो आ गया। ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले और ये जीरो आ गया। तो जीरो आने पर हम डायरेक्ट जो है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट नहीं बोल पाएंगे, उसके लिए एक और पैरामीटर है चेक करने का। अगर जीरो नहीं आता है तब तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये कंसिस्टेंट होगा और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर जीरो आ जाएगा तो जीरो आने पर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, उसके लिए एक और पैरामीटर है। हम लोग क्या करेंगे कि ए का जो है एडजॉइंट निकालेंगे, ए का एडजॉइंट निकालेंगे और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनोगे, ए जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये जीरो के बराबर नहीं आता है, तब हम लोग बोल देंगे कि इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो क्या है भाई, तो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट होता है तो अभी लिखवा है कि सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। तीसरा केस देख लेते हैं, केस थर्ड। थर्ड केस में क्या होगा कि अगर मान के चलो हम ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें और ये जीरो के बराबर आ गया, तो अभी बताएं कि अगर डायरेक्ट जीरो के बराबर आ रहा है तो हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो दूसरा पैरामीटर चेक करेंगे, ए का एडजॉइंट वैल्यू निकालेंगे और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये जीरो के बराबर आ गया, पिछला में लिखे थे कि जीरो के बराबर नहीं आएगा, अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। कैसा है ये, कंसिस्टेंट है। और इसका जो सॉल्यूशन है लिखवा दिए है कि इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करोगे कि देखो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्या करता है ना कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछते रहता है, ठीक है।
तो अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछता है तो इसके लिए पहला अपना काम क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। और ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पहले ही जो है मिल जाएगा कि यार ज्यादातर केस में कि वो 0 के बराबर नहीं आता है। तो अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर 0 के बराबर आ गया तो आपको ये दूसरे पैरामीटर पे चेक करना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कि इसका मान निकालोगे, अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, अगर 0 के बराबर आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब आगे बात आती है कि आखिर हम लोग कौन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व कर पाएंगे कहने का मतलब है कि देखो, इनवर्स जो हम लोग निकालते हैं, अब इस इनवर्स पे आ जाते हैं। देखो क्या करना है, ये जो ए एक मैट्रिक्स हम लोग माने हैं, एक बी मैट्रिक्स माने हैं और एक एक्स मैट्रिक्स माने हैं। सारा मान पीछे हम लोग मान चुके, इसमें देख लोगे कि ए जो है कितना माने हुए, बी कितना है और एक्स कितना है। अब इसमें होता क्या है कि अगर ए को और एक्स को देखोगे तो दोनों मल्टीप्लाई है, ए का एलिमेंट और एक्स वाला जो है देखोगे मल्टीप्लाई किया हुआ है, और बी अलग है। तो इसको हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, मतलब x को जब हम लोग a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, b के बराबर आता है। और यहां से चूंकि हमको तो x का मान निकालना है तो x बराबर a उस साइड जाकर के इनवर्स हो जाता है, तो a इनवर्स और इनटू में कितना आता है, b आता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो अगर तुमको x का मान निकालना है, जो x में xyz दिया हुआ था, तो उसके लिए आपको a का इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से। b का इनवर्स नहीं निकालना है तो a का हमको इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a के इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है वो भी देख लो, पीछे पढ़ा चुके कि a के इनवर्स का फॉर्मूला होता है a का डिटर्मिनेंट वैल्यू और इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स का। अब देखोगे तो जो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो बट्टा में आ रहा है, a का डिटर्मिनेंट वैल्यू कहाँ आ रहा है, बट्टा में आ रहा है, और बट्टा में जो है 0 हम दे नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां पर हम लोग को वही वाला सॉल्व करना है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि जब ये एक का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग जो है डायरेक्ट वहां से निकल जाएंगे, यानी कि उसको हम लोग सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कि अगर एक का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा तो यहाँ 0 जब पुट करोगे तो बताओ, पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ जो हम लोग को एक्स वाई जेड निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो जिसका ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं आता है। और वैसे भी देखो, जब भी आपको बोलेगा कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकालिए या एक्स वाई का मान निकालिए, तो वो हमेशा जो है इसी टाइप से देगा ही क्वेश्चन जिसमें ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोग ये समझ लिए कि किस तरीके से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। और उसके बाद अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग किस तरीके से पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीख लेते हैं। यहाँ जो है हेडिंग लगा दोगे, मालूम पड़ा सब पढ़ लिए हेडिंग, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां लिखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आगे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे सॉल्व करना है देखो। अब जैसे मान लो क्वेश्चन के तौर पे ही ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स अपने को ए दिया है, एक जो है हम लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, वो इस तरीके से लिखा कि मान के चलो 2x प्लस में 3y इक्वल टू मान लो 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसके बाद यहां मान लो 6x है और प्लस में 6x है और प्लस में मान के चलो कि 10y है, और ये इक्वल टू दे दिया हुआ है मान के चलो 2। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को अपने को सॉल्व करके और x और y का वैल्यू निकालना है।
ठीक है, अभी हम लोग 2/2 का ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग 3/3 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, उसको अपना सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला काम क्या है अपना, इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम अपना क्या है कि एक मैट्रिक्स ए हम लोग मान लें। कैसे मानना है, तो एक्स वाई को, यहां से भी एक्स वाई को हटा तो बनेगा 2, 3, 6 और 10। बी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो लास्ट में यहाँ बराबर के बाद लिखा हुआ है 4 और 2, और एक हम लोग x मानते हैं, तो यहाँ चूंकि x और y ही दिया हुआ है तो x और y मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि x बराबर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x बराबर हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a इनवर्स और इनटू में b। तो पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, a इनवर्स निकाल लेते हैं ताकि काम आसान हो जाएगा। और a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग किस तरीके से a इनवर्स निकालते हैं वो देखो। इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग को एडजॉइंट निकालना पड़ता है, और एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम लोग को कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ए के कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए का जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर की बात कर रहे हैं। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। देखो यहां जो बनेगा, देखोगे तो 4 ही एलिमेंट है, तो यहाँ एक बनेगा A11, इसका कोफैक्टर पहले वाले का। कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रो और कॉलम को हटा देते हैं तो 10 बचेगा, यानी कि A11 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। दूसरा हम लोग लेते हैं A12, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, पहला वाला जो होता है उसको प्लस बोल देते हैं, दूसरा वाला को माइनस। फिर जो है ये देखोगे प्लस तो ये माइनस बन जाएगा और ये वाला प्लस बन जाएगा। तो चूंकि इस वाले का निकालना है तो इसका रो हटा दोगे और इसका कॉलम हटा दोगे तो 6 आएगा, और माइनस में लेना है यानी कि -6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला जो है हम लोग को दिखता है A21। ठीक है, अब A21 जो है कौन सा, ये वाला एलिमेंट होगा। इसका अगर हम लोग कॉलम हटा दे और इसका रो हटा दे 3 बचेगा, लेकिन माइनस में लेना है यानी कि -3। और अगला हम लोग को लेना है A22, प्लस में मान होगा, और इसमें देखोगे तो इसका कॉलम और इसका रो हटा दोगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। कोफैक्टर निकाल लिए। अब कोफैक्टर जो है इसका देख लोगे तो कोफैक्टर ऑफ ए कितना बन गया, कोफैक्टर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने को आ गया 10, -6, -3 और 2। ये सबका डायरेक्ट तरीका भी बताए होंगे, बट ये जब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये सब दिमाग नहीं लगाना है, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम लोग कोफैक्टर को, ये जो कोफैक्टर निकला है, जब हम लोग कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद ये एडजॉइंट बन जाएगा। तो अगर हम लोग को लिखना हो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो कोफैक्टर आया है 10, -6, -3 और 2, इसका ट्रांसपोज कर देना है। और ट्रांसपोज करने पे देख रहे हैं कितना बनेगा, तो 10, -6, -3 और 2 आ जाएगा। ये अपना निकल गया एडजॉइंट। ठीक है, तो एक तो हम लोग को कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी इनवर्स निकालने के लिए। दूसरा हम लोग देखे पीछे कि इनवर्स का एक फॉर्मूला में जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है, तो हम लोग ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। आगे हम लोग ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा रहता है कि इसको पहले ही निकाल लें। तो देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको इसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं, 10 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करके 6 × 3 करेंगे, यानी कि 2 × में 10, माइनस में 6 × में 3, तो ये बन जाएगा 10, 20 -18 यानी कि 2 आ जाएगा। कितना बनेगा, तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स कितना होगा, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 2, और एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए देख लो कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर देखोगे तो कितना है 10 -3 -6 2, 10 -3 -6 2, 10 -3 -6 और 2। अब 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा, ये तो होगा ना, 2 से सब में अगर डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा,
तो 2 से 10 में डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 3 में डिवाइड करोगे तो -3/2 है, 6 में डिवाइड करोगे तो -3 और ये 1 बन जाएगा। अब देखोगे तो ए इनवर्स हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को एक्स वाई निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कि कितना होता है भाई, तो ए इनवर्स और इंटू में बी होता है। ए इनवर्स कितना निकाल चुके हम लोग, तो 5 -3/2 -3 और 1, और इसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है। b कितना था वो देख लो, b देखोगे तो कितना था, 4 और 2 था, यानी कि यहां आ जाएगा 4 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा, तो पता है कि रो के हर एक एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर उसको जोड़ना भी पड़ता है। तो पहला रो उठाओगे और कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू में 4 यानी कि 20 बन जाएगा, और प्लस -3/2 और इंटू में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 बचेगा, यानी कि यहाँ -3 आ गया। पहला काम खत्म। दूसरा अगर देखोगे तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -12, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो x है, तो x के जगह पर x का मान रखोगे, एक्स वाई माने हुए थे, x के जगह पर x का मान रखोगे, देख लो एक्स वाई माने हुए थे, और यहां मल्टीप्लाई करने के बाद 20 में से 3 अगर हम लोग माइनस कर दें तो 17 आएगा, और -12 और प्लस में 2 यानी कि -10 आएगा। अब देखोगे तो दो मैट्रिक्स बराबर हो गया, एक्स वाई और ये 17 यानी कि 17 और -10 ये बराबर हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देंगे, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू कितना आ गया, 17, और y इक्वल टू कितना आ गया भाई, -10। y इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस में 10। तो हेंस लास्ट में आंसर लिख देंगे हम लोग कि x इक्वल टू 17 और y इक्वल टू -10। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना काम करना पड़ेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, भारी नहीं है। ध्यान रखो, एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है, और उसी प्रोसेस को जब फॉलो करोगे तो उसमें देखो जितनी चीजें हैं वो हम लोग पहले सीख चुके हैं। भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है कि इनवर्स जो है पहले से पता होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन पहले से आनी चाहिए, यही तो हो रहा है ना। तो सारी चीजें पहले से पता है, बस एक प्रोसेस और उसको फॉलो करना है, और सब क्वेश्चन में तुमको यही करना पड़ेगा। सभी क्वेश्चन में आपको यही करना पड़ेगा कि हमेशा जो है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा तो उसमें से हम लोग ए मैट्रिक्स मानेंगे, बी मैट्रिक्स मानेंगे, एक्स मानेंगे, उसके बाद ए का हम लोग इनवर्स निकालेंगे, बाद में उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाले के साथ इक्वेट करेंगे, एक्स वाई और जेड या एक्स वाई रहे तो इसका मान निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, जल्दी लिखो इसको। चलो, तो एक क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करते हैं, 3/3 का देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3/3 का भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। अब देखो सब में एक प्रोसेस फॉलो करना है, तो जब हम लोग ये सीख जाएंगे तो उसके बाद जो है जितना क्वेश्चन बनाओगे प्रैक्टिस रहेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, 3/3 में ज्यादा एलिमेंट का को फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो जिस इसमें अगर 5 मिनट लगा उसमें 10 मिनट लगेगा, ये तो होगा ना, बट प्रोसेस तो वही फॉलो करना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 3/3 का, ध्यान से आप लोग को उसको देखना है। एक बढ़िया क्वेश्चन जो है 3/3 का ले रहे हैं। चलो, x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू -4। एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 2z, 2x प्लस 3y प्लस में 2z, और इसका वैल्यू जो है अपने को ये बराबर में दिया हुआ है 2, और तीसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 3y प्लस 4z, 3x माइनस 3y और प्लस में 4z, और ये कितना के बराबर होता है, प्लस नहीं है सॉरी, -4z, प्लस 4z नहीं,
4z और इक्वल टू दिया हुआ है 11 11। तो ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और बता दिए कि अपने को क्या करना है, पहले a का मान निकालना है, b निकालना है और x निकालना, और ये सब आपको मानना पड़ेगा। तो कुछ इसी तरीके से लिखेंगे कि लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड को हटा दो, एक्स वाई जेड को हटा दोगे, यहां से x हटाओगे कुछ नहीं तो कितना होगा 1 होगा, यहाँ से y हटा दोगे 2 आएगा, यहाँ से z हटा दोगे -3 आ जाएगा, यहाँ से x हटा दो 2 आ जाएगा, यहाँ से y हटा दो 3 आ जाएगा, यहाँ से z हटा दो 2 आ जाएगा, x हटा दो 3 आ जाएगा, y हटा दोगे -3 आ जाएगा, z हटा दोगे -4 आ जाएगा। तो a मैट्रिक्स हम लोग मान लिए, b मानते हैं, बता चुके कि जो बराबर के राइट साइड पे लिखा हुआ उसको हम लोग b लिखते हैं। तो -4 2 और 11 और x जो है पता है, देखो x y z 3 दिया हुआ है तो x y और z हम लोग लिखेंगे, ये तीनों चीज मान लिए। अब बताओ आगे क्या करना है अपने को, आगे अपने को पूरा का पूरा दिमाग जो है वो a इनवर्स कैसे निकलेगा उस पर लगाना है। पूरा का पूरा दिमाग किस पर लगाना है कि a इनवर्स जो है अपना कैसे निकलेगा, पूरा दिमाग इस पे लगाना है। और a इनवर्स निकालने के लिए पता है दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक a का डिटर्मिनेंट वैल्यू और एक एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का निकालो। अगर हम लोग ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें प्लस माइनस, पता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट करो आंसर सेम आएगा। फर्स्ट रो के अबाउट तोड़ देते हैं, 1 को रखे बाहर, इसका रो और कॉलम देख लो, कॉलम ये रहेगा, रो ये रहेगा, ये हट जाएगा, 1 की बात कर रहे हैं तो बचेगा कितना 3 2 -3 -4, 3 2 -3 और -4, पहला काम हो गया। उसके बाद देखोगे 2 माइनस में है तो -2, इसका रो और कॉलम देख लेते हैं। इसका कॉलम ये रहने वाला, रो तो हमेशा पहला ही चलेगा, तो 2 2 3 और -4, 2 2 3 और -4। अगला अगर हम लोग देखें तीसरा, तो ये प्लस में लेना है, तो देखो प्लस में मतलब अलग से कोई साइन नहीं लगाना, बट 3 अगर माइनस में है तो उसको माइनस में ही कंसीडर करेंगे। तो -3 और इसका देख लो, इसका कॉलम हटेगा, इसका रो हटेगा, तो 2 3 3 -3, 2 3 3 और -3। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना बनेगा, 1 तो बाहर रहेगा ही, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, -2 इंटू -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, -3 इंटू -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये सब उम्मीद करते हैं कि आता होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए इसको हटा ही देते हैं। ये बनेगा -12 और माइनस माइनस प्लस में 6, -2 इंटू ये कितना आ जाएगा, तो -8 और -6 माइनस में 14 आ जाएगा, -3 9 और 6 दोनों माइनस में है तो -15 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 6 में से 12 माइनस करोगे तो -6 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 और इंटू में 2 कितना बनेगा 28 आएगा, और यहां माइनस माइनस प्लस, ये कितना बनेगा तो 45 आ जाएगा। अब क्या करो 28 में से जो है अगर हम 6 माइनस कर दे तो कितना बनेगा 22 और प्लस में 45, इसको अगर हम लोग प्लस कर दे तो ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा 7 और 6 67 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? तो इस तरीके से पहले हम लोग क्या किए, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर निकालते हैं इसका। देखो इसी पे नहीं होता है तो आगे ही कर लेते हैं, 1 मिनट, नहीं तो फिर दोबारा लिखना पड़ जाएगा। या रहने चलो देखो,
कोफैक्टर निकालना है तो ए यहां लिख देते हैं कि ए कितना दिया हुआ था, ए कितना दिया हुआ था वो यहां हम लोग लिख लेते हैं। 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 3 -3 -4 3 -3 और -4 ये दिया हुआ था। और इसी का अपने को क्या करना है, कोफैक्टर निकालना। तो कोफैक्टर के लिए थोड़ा सा साइन वगैरह देख लोगे, प्लस माइनस फिर ये प्लस, इसके बाद प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस है तो ये वाला माइनस आएगा, और ये माइनस है तो ये वाला प्लस आ जाएगा। बस ऐसे ही साइन अपने को लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले का निकालते हैं, और फर्स्ट वाले को हम लोग लिखते हैं A11। इसका रो हटा देना है, कॉलम हटा देना है, तो बचेगा कितना, प्लस में ही लेना, देख रहे हो, तो रो हटा दोगे, कॉलम हटा दोगे, तो 3 2 -4 कितना बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 12, और माइनस ये बनेगा -6, यानी कि इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये +6 यानी कि -6 आ जाएगा। अगला हम लोग क्या लिखते हैं, A12 की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला एलिमेंट, इसका कॉलम हटा दो, इसका रो हटा दो, तो 2 2 3 और -4 2 2 3 और -4 माइनस में है, ये एक बार चेक कर लो प्लस में लेना है या माइनस में लेना है। तो देख रहे हो कि माइनस में लेना है, यानी कि A12 जो है यहाँ पहले से माइनस लगा के कितना बन जाएगा, ये माइनस इंटू -8 और माइनस में 6 14 आएगा, और बाहर में एक और माइनस है तो वो उसको प्लस बना देगा। ठीक है, अगला हम लोग लेते हैं ये वाला एलिमेंट, प्लस में ही लेना है, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं A13 के लिए देख लो प्लस में लेना है वैल्यू, इसका रो और कॉलम हटाओ, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, यानी कि 2 3 उसके बाद देखोगे कॉलम हटा दिए, रो हटा दिए, 3 और माइनस में 3, तो ये कितना बनेगा, तो -6 और माइनस में 9, यानी कि माइनस में 15 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 3 हम लोग निकाल लिए। अगला जो है 6 और निकालना है, यानी कि देखोगे ये माइनस में लेना है, और इसको हम लोग A21 बोलते हैं, और इसको माइनस में लेना है, माइनस में लेना है तो माइनस में लिखेंगे, इसका रो हटा देना है, इस बार सेकंड रो हटेगा और ये कॉलम हटेगा, तो 2 -3 -4 2 -3 और -4 ये कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा -8 और प्लस में प्लस नहीं होगा, माइनस ये बनेगा 3 इंटू 3 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +9, ये माइनस तो फॉर्मूला वाला है, तो ये बन जाएगा -8 और -9, यानी कि माइनस में 17। अगला है A22, इसको देख लो प्लस में है कि माइनस में, प्लस में लेना है, अच्छा ये माइनस में था ना, ध्यान से, नहीं तो ये सब अगर दिक्कत होगा, ये -8 तो आ ही रहा था, बाहर में माइनस लगा हुआ था, ये बाहर में माइनस था, तो ये +17 हो जाएगा, ये माइनस हट करके कितना बन जाएगा, ये प्लस में 17 आ जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं A22, ये प्लस में है तो इसका रो हटा, कॉलम हटा दो और इसका रो हटाओ, तो 1 -3 3 -4 1 -3 3 और माइनस में 4 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना इसको, तो ये बन जाएगा आपका -4, और ये 9 बनेगा, और एक और माइनस फार्मूला वाला आएगा -9, तो +9 हो जाएगा, और 9 में से 4 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। A23 की अगर हम लोग बात करें, अब A23 देखो ये वाला एलिमेंट है तो माइनस में है तो माइनस लगेगा, इसका कॉलम हटाना है, रो हटाना है, तो 1 2 3 -3 1 2 3 और -3 ये कितना बनेगा, माइनस बाहर में है, -3 और -6 -9 आएगा, -3 -6 -9 और एक माइनस बाहर में, यानी कि +9 बन जाएगा। 3 यहाँ भी निकाल लिए। अगला यहाँ पहुंचते हैं, देखो ये प्लस में लेना है, इसको हम लोग A31 बोलते हैं, A31 में देख लो प्लस में ही लेना है,
कॉलम हटेगा, रो हट जाएगा, तो बचेगा 2 - 3 3 2, 2 - 3 3 और 2, कितना बन जाएगा ये 4 माइनस, देखो ये -9 आएगा और ये वाला माइनस गुना होकर के +9 यानी कि 13 हो जाएगा। अगला A32 की अगर हम लोग बात करें, देखोगे ये माइनस में, तो माइनस में लेना है। इसके बाद इसका कॉलम हटा दो, इसका रो हटा दो, तो 1 - 3 2 2, 1 - 3 2 और 2, बाहर में माइनस रहेगा, ये बन जाएगा 2 और ये देखोगे तो -6 आएगा और बाहर में एक और यहाँ भी माइनस है और यहाँ -6 आ रहा, तो ये +6 हो जाएगा, तो 8 बनेगा और ये माइनस गुना होकर के -8 हो जाएगा। लास्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं A33, ये प्लस में होगा और इसका रो और कॉलम हटा दो, इसका कॉलम हटा दिए, इसका रो हटा दिए, 1 2 2 3, 1 2 2 और 3, कितना बन जाएगा ये 3 और -2 × 2 4, 3 में से हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा। इसमें टाइम लगता ही है, घबराओगे नहीं कि वहां पे बहुत टाइम लग रहा है, तो घबराना नहीं, इसमें टाइम लगता है, ये देख ही रहो कितना कैलकुलेशन है ना। तो पहले हम लोग क्या किए, पूरा का जो है हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए, अब इसको एक जगह लिखते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो एडजॉइंट हो जाएगा। इसको लिखते हैं, देखते हैं कितना है, -6 14, यानी कि कोफैक्टर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें, कोफैक्टर ऑफ ए तो कितना बनेगा, ये देख लेते हैं ये कितना बनेगा भाई। तो ये आ जाएगा आपका -6 14 और -15, -6 14 और -15। अगला 3 देख लो, 17 5 और 9, 17 5 और 9। अगला अगर हम लोग देख ले 13 -8 और -1, 13 -8 और -1, 13 -8 और -1। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम लोग बात करिए डायरेक्ट लिखेंगे, तो इसी का ट्रांसपोज करना होता है, तो ट्रांसपोज करो इसका, -6 पता है कि रो को कॉलम बनाना है, 17 5 9 13 -8 और -1, ये क्या है भाई, तो ये है एडजॉइंट ऑफ। अब बताओ कि हम ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिए, एडजॉइंट निकाल लिए, तो इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे, तो पता है कि 1/a का डिटरमिनेंट वैल्यू और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आया है 1/67, इतना ही है। और इसके बाद एडजॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो -6 17 13 14 5 और -8 -15 9 और -1, ए इनवर्स निकल गया। अब हम लोग लास्ट स्टेप पे चलते हैं और हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट स्टेप में, कि x जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो a का इनवर्स और इनटू में b के। a के इनवर्स का मान यहाँ लिखना है, a का इनवर्स देख लो कितना आया है 1/67, 1/67। इसके बाद अगर हम लोग देखें -6 17 और 13, -6 17 और 13। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 14 5 और -8, 14 5 और -8, -15 9 और -1, -15 9 और -1, यही है। और इसको b से मल्टीप्लाई करना है, तो b कितना दिया हुआ है, b हम लोग कितना माने हुए थे देख लो, b हम लोग माने थे -4 2 और 11, -4 2 और 11, -4 2 और 11। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हम लोग जो है भाग दे देंगे कितना आएगा, तो 1/67 को हम लोग बाहर ही रखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो
रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करना होता है और जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ते चलेंगे। तो -6 और इंटू प्लस 17 इंटू में 2 प्लस 13 इंटू में 11। इसका देख लेते हैं 14 और इंटू में -4 प्लस 5 इंटू में 2 प्लस -8 और इंटू में 11। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं -15 इंटू में -4 प्लस 9 इंटू में 2 प्लस -1 और इंटू में 11। कितना बनेगा? अब इसको देखते हैं कितना आता है। 1/67 कितना आएगा देख लो। -6 -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 24 होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 17 को और यानी 17 दूना ये कितना बन जाएगा 34 आएगा, प्लस 13 को और 11 को मल्टीप्लाई करो तो पहले तो यह 13 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 13 यानी कि 143 बनेगा। इसको देख लेते हैं तो 14 यानी कि 14 चौका 56 होता है, माइनस में आएगा, प्लस 10 आ जाएगा और 11 अट्ठे 88 ये माइनस में आएगा। लास्ट वाला देख लो, माइनस माइनस प्लस 15 चौका 60 प्लस 9 दूना 18 और माइनस में 11। ठीक है, अब इसको देखते हैं प्लस करके कितना आएगा 1/67 इंटू, इस सबको प्लस करो 3 4 4 8 और 3 11 एक आ जाएगा और यहां बन जाएगा 4 और 3 7 7 और 2 9 और 1 10 और उसके बाद 2 यानी कि 201 बनेगा। ये देख लेना इसको प्लस करके। इसको अगर हम देखें तो 10 में से जो है पहले 88 को माइनस कर दो तो जो है मतलब 78 बनेगा, तो 56 और प्लस में 78 कितना आ जाएगा 8 6 14 7 5 12 13 134 और ये माइनस में आएगा, ध्यान रखो इसलिए कि माइनस वाले को जोड़े थे। इसमें देख लो 18 में से जो है अगर 11 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 7, तो ये आ जाएगा 67। अब ध्यान से सुनना बात को, यहां पर लिख रहे हैं ये बात कितना मान आ रहा है। सो देखो x बराबर मिल गया 1/6, देखो भाग दो, इसमें कटेगा या नहीं कटेगा, मेरे ख्याल से 3 बार में आ जानी चाहिए। अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 7 21 और 6 3 18 और 2 20 हो जाएगा। 3 बार में ये कटेगा और 2 बार में जो है 17 2 34, 2 बार में ये कट जाएगा और 1 बार में ये कटेगा। तो अगर हम 67 से डिवाइड कर दें तो x कितना के बराबर आ जाएगा, 201 में लगाओगे तो 3 मरतबा लगेगा, 134 में लगाओगे तो 2 मरतबा और माइनस में है तो -2 और 67 में लगाओगे तो 1 मरतबा। अब ये x का मान कितना दिया हुआ था, x हम लोग कितना माने हुए थे, तो x y और z माने हुए थे और ये किसके बराबर आ गया, तो 3 -2 और 1 के। अब यहां से तो क्लियर है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करना है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है वो कितना के बराबर आ गया 3 के, y कितना के बराबर आ गया -2 के और z कितना के बराबर आ गया 1 के। यही अपना फाइनल आंसर होगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा भाई। सॉल्व करने के लिए अगर दे दिया मान के चलो 5 मार्क्स में, तुमको लगेगा कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना टाइम लग जाएगा बनाने में, तो अगर 5 मार्क्स में देना, देखो दूसरी बात क्या है ना कि अगर इस पर प्रैक्टिस करोगे 5 से 10 क्वेश्चन बनाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। अभी जो शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद स्पीड, अब जैसे हम अगर बोलते हैं तो फिर जो है बोलना भी पड़ता है, फिर समझा भी रहे हैं, तो ये सारा चीज में टाइम लगता है। तुम अगर बनाओगे तो जल्दी बनेगा। दूसरी बात, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें 8 में से 4 बोल रहा है बनाने के लिए, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछता है तो 4 बनाना रहेगा, तो जरूरी नहीं कि 8 में से 4 ही बनेगा, 4 से ज्यादा भी बन सकता है। तो अगर 4 से ज्यादा बनता रहेगा और उसमें ये क्वेश्चन शामिल है तो देखोगे कि इससे अगर कम कैलकुलेशन वाला है तो उसको पकड़ लिए, ये तरीका होता है। लेकिन अगर 8 में से 4 बनाना है और हमसे बन रहा है अभी 4 ही, और उन 4 में जो है ये भी एक प्रेजेंट है, तब तो तुम्हारे साथ मजबूरी हो गया, नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए सीख करके रखना है और उम्मीद है कि अगर ये पूरा लेक्चर देख लोगे, बढ़िया से जो है इसका नोट्स बना लोगे और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। ज्यादा जो है भारी नहीं है,
कैलकुलेशन ज्यादा है, एक प्रोसेस है और उसको फॉलो करना है। भारी क्या होता है, जिसमें एक्स्ट्रा जो है दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें क्या है ना कि बार बार जो है कोई चीज चेंज हो रहा है, तो वो ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन जिसमें कोई एक प्रोसेस है और उसको फॉलो करना है, सब में एक ही प्रोसेस है कि ए इनवर्स निकालना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, उसको एक्स वाले के इक्वेट कर, मतलब एक्स वाले के बराबर कर देना। तो अगर एक ही प्रोसेस फॉलो करना हो तो ये क्वेश्चन सब आसान होता है, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ गया है। तो कैलकुलेशन जो है, जब तुम बार बार जो है कोई क्वेश्चन बनाओगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद जाकर के स्पीड बढ़ जाएगा और जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे। और इसको 5-7 मिनट में 8 मिनट में अगर क्वेश्चन बना ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से एग्जाम में बन जाएगा। तो उम्मीद है कि जितनी बात किए हैं वो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ जो है आपका जो मैट्रिक्स का जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हो गया खत्म। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, पहले तो हम लोग करेंगे जो एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर हर एक एक्सरसाइज का। फिर उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है बताते चलेंगे कि भाई किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और लास्ट जो है 4-5 साल में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। सब्जेक्टिव का भी बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है करने वाले हैं। तो इसलिए पूरा जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हैं शुरू से लेकर के अभी तक, जो लेक्चर 8 यानी कि 8 लेक्चर है टोटल, पूरा को बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो अच्छे से उसको कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग यहीं खत्म करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।